यूं तो दुनिया में तरह तरह के व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं और कभी कभी हमारी मुलाकात ऐसे लोगों से हो जाती है जिनसे मिलकर उनके व्यक्तित्व का आकलन करना बेहद मुश्किल होता है। ये लोग एक तरह की दोहरी जिंदगी जी रहे होते हैं और अपने दोहरे चरित्र को लोगों से छुपा कर रखते हैं। सामाजिक तौर पर तो ये लोग किसी आम इंसान जैसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इस झूठे मुखौटे के पीछे के वास्तविक इंसान की हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता। वो कोई मानसिक रोगी हो सकता है या कोई देशद्रोही या फिर कोई सरफिरा सनकी हत्यारा। आज का हमारा यह एपिसोड ऐसे ही एक हत्यारे के बारे में है जिसने 38 साल के भीतर तकरीबन 37 हत्याओं को अंजाम दिया, लेकिन 38 साल गुजर जाने के बावजूद भी आज तक कोई भी इस मिस्टीरियस खूनी की पहचान का पता नहीं लगा सका है। आप में से बहुत से लोग अभी तक समझ चुके होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं द ज़ोडिएक किलर की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 20 दिसंबर 1968 में वैलेहो कैलिफोर्निया का एक कपल इस खौफनाक हत्यारे का पहला शिकार बना। इन दोनों विक्टिम्स का नाम था डेविड फेराडे और बेटी ल्यू जेनसन। ये दोनों एक कार पार्किंग में अपनी कार में बैठे थे। तभी एक अनजान चेहरे ने गाड़ी के पास आते ही डेविड के सर में गोली मार दी और जब बेटी ने वहां से भागने की कोशिश की तो उसको पीछे से 5 गोली मारी गई। बस इसी घटना के बाद से ही सिलसिलेवार और बेहद मिस्टीरियस तरह की मौतों का सफ़र शुरू हो गया, जिसे आज भी मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्रीज में से एक माना जाता है। इस कातिल की खास बात यह थी कि यह अगले मर्डर से पहले ही पुलिस को इन मर्डर्स के बारे में चेतावनी दे देता था, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि ये चेतावनियाँ पुलिस तक लेटर्स के माध्यम से पहुँचती थी और इन लेटर्स को एक बेहद सधी हुई इनक्रिप्टेड फॉर्म में लिखा गया था जिसे डिकोड करना बेहद मुश्किल था। इसके अलावा यह हत्यारा फ़ोन कॉल्स और पजल्स के माध्यम से भी पुलिस तक अपने अगले कातिल की जानकारी पहुंचा देता था। इन सब बातों में से एक बात तो बेहद साफ थी कि ये कातिल बेहद शातिर और जीनियस लेवल की बौद्धिक प्रतिभा का स्वामी था। 4 जुलाई 1969 में वैलेहो पुलिस डिपार्टमेंट में एक फ़ोन कॉल आया। फ़ोन पर बात करने वाले व्यक्ति ने यह खुलासा किया कि उसने डार्लिन फेरिन नाम की एक महिला का कत्ल किया है और माइक मैज्यू को मारने की कोशिश भी की है। इस फ़ोन कॉल के दौरान उसने डेविड और बेटी के कत्ल की जिम्मेदारी भी ली। इस फ़ोन कॉल के लगभग 1 महीने बाद से एक के बाद एक रहस्यमय खतों का आना शुरू हो गया। उसने अपने दूसरे खत की 3 कॉपीज़ 3 अलग अलग अखबारों को भेजी, जिसमें खुफिया कोड लैंग्वेज में लिखा था और साथ ही साथ खत को भेजने वाले ने यह भी लिखा कि अगर वो लोग इन खतों की कोड लैंग्वेज को डिकोड कर लेंगे तो वो खूनी अपनी पहचान रिवील कर देगा। शुरुआत में इस खत को ज़्यादा तूल नहीं दिया गया और उन 3 में से केवल एक अखबार ने इस खत को अपने अखबार में प्रकाशित किया। उस खूनी ने महज 1 हफ्ते बाद फिर से पहले जैसा ही एक खत कई न्यूज़पेपर्स को भेजा और यहाँ पहली बार उसने अपना नाम रिवील करते हुए खुद को ज़ोडिएक बताया और तभी से इस कातिल को द ज़ोडिएक किलर के नाम से जाना जाने लगा। इस तीसरे खत को 2 हाई स्कूल टीचर्स ने सफलतापूर्वक डिकोड कर लिया। इस डिकोडेड मैसेज में ज़ोडिएक किलर के अगले शिकार का तो पता नहीं चला, लेकिन ये मैसेज इस सनकी हत्यारे की कुंठित मानसिकता को दर्शाता था। इस मैसेज में लिखा गया था कि हर खून के बदले उसे स्वर्ग में जाने पर एक सेवक मिलेगा और मरने के बाद वो स्वर्ग में बहुत सारे सेवक और सेविकाएं चाहता है। वैसे तो पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक ज़ोडिएक ने 5 हत्याएं की थी, लेकिन ज़ोडिएक किलर का एक विचित्र खत कुछ और ही कहानी बयां करता है। ज़ोडिएक किलर ने अपने एक खत में लिखा था मी इक्वल टू 37, SPFD यानी सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट इक्वल टू 0। इस खत से साफ जाहिर था कि इस खूंखार हत्यारे ने इन हत्याओं को एक खेल बना लिया था और उसके द्वारा किए गए मर्डर्स और सैन फ्रांसिस्को पुलिस की नाकामयाबियों को उस खेल का स्कोर कार्ड। इस खत की एक विशेष बात यह भी थी कि इस खत को लिखने के लिए ज़ोडिएक ने किसी कागज़ का नहीं बल्कि अपनी शिकार के शर्ट के टुकड़े का इस्तेमाल किया था। इसके 1 महीने बाद एक और कपल को इस सनकी हत्यारे ने अपना शिकार बनाया और इस बार बंदूक की बजाय चाकुओं से गोद गोद कर इस कपल की हत्या कर दी गई। इन हत्याओं के साथ साथ ज़ोडिएक के खतों का सिलसिला भी चलता जा रहा था
अपने कुछ अंतिम खतों में उसने स्कूल और स्कूल बसों को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी भी दी थी। लेकिन 8 जुलाई 1974 में अचानक इन खतों का आना एकदम से बंद हो गया। पुलिस ने लगभग 2000 लोगों को शक के बिना पर गिरफ्तार किया, लेकिन असली ज़ोडियाक किलर तक कभी नहीं पहुंच पाई। यूं तो पुलिस के पास ज़ोडियाक किलर की उंगलियों के निशान, कुछ चश्मदीद गवाहों के बयान और ऐसे ही कई सबूत मौजूद थे, लेकिन फिर भी इस बेहद शातिर हत्यारे को पकड़ने की सारी कोशिशें नाकाम रहीं। सभी को लगने लगा था कि ज़ोडियाक किलर का आतंक अब खत्म हो चुका है, लेकिन उस आखिरी खत के लगभग 4 साल बाद मई 1978 में चैनल 9 नाम के एक मीडिया हाउस को इस रहस्यमय हत्यारे का एक और खत मिला, जिससे पूरे सैन फ्रांसिस्को में हड़कंप सा मच गया। इस खत में लिखा था, डियर चैनल 9, मैं ज़ोडियाक बोल रहा हूँ। अगले 3 हफ्तों में अंततः तुम्हें कुछ अच्छा छापने को मिलेगा, क्योंकि मैं अगले 3 हफ्तों में 5 लोगों को मारने वाला हूँ। मैंने फिर से कत्ल करने का फैसला कर लिया है। और इस खत के आखिरी शब्द थे, सी यू इन द न्यूज़। इसी के साथ पूरा कैलिफोर्निया एक बार फिर भय के अंधकार में डूब गया, क्योंकि शायद ज़ोडियाक किलर एक बार फिर वहाँ के लोगों पर कहर बरपाने वापस आ गया था। इस धमकी भरे खत के बावजूद सैन फ्रांसिस्को पुलिस ज़ोडियाक किलर का कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई, और पुलिस ने खुद ये माना कि द ज़ोडियाक किलर एक जीनियस है और ऐसे शातिर हत्यारे का पता लगाना लगभग नामुमकिन